मनचाहा शिकार तो मिल गया, लेकिन शिकारी थक कर चूर हो चुका था। एक तो थकान, दूसरे ढलती सांझ और तीसरे 10 मील का सफर, उसमें भी 3 मील पहाड़ी चढ़ाई, फिर उतनी ही ढलान। समर सिंह ने पहाड़ी के पीछे डूबते सूरज पर निगाह डालकर घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। फिर घोड़े की लगाम थामे खड़े सरदार जुझार सिंह की ओर देखा। उनकी निगाह डूबते सूरज पर जमी थी। समर सिंह उन्हें टोकते हुए थके से स्वर में बोले, अंगन दुख रहा है सरदार। ऊपर से सूरज भी पीठ दिखा गया। धुंधल का घिरने वाला है। अंधेरे में कैसे पार करेंगे इस पहाड़ी को? जुझार सिंह थके योद्धा की तरह सामने सीना ताने खड़ी पहाड़ी पर नजर डालते हुए बोले, थक तो हम सभी गए हैं हुकुम। सफर जारी रखा तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। अंधेरे में रास्ता भटक गए तो अलग मुसीबत। मेरे ख्याल से तो जुझार सिंह सरदार की बात का आशय समझते हुए बोले, लेकिन इस बियाबान जंगल में कैसे रात कटेगी? हम लोगों के पास तो कोई साधन भी नहीं है, ऊपर से जंगली जानवरों का अलग भय। पीछे खड़े सैनिक समर सिंह और जुझार सिंह की बातें सुन रहे थे। उन दोनों को चिंतित देख एक सैनिक अपने घोड़े से उतरकर सरदार के पास खड़ा हो गया। सरदार समझ गए सैनिक कुछ कहना चाहता है। उन्होंने पूछा तो सैनिक उत्साहित स्वर में बोला, सरदार, अगर रात इधर ही गुजारनी है तो सारा बंदोबस्त हो सकता है। आप हुक्म करें, क्या बंदोबस्त हो सकता है? मोहकम सिंह, जुझार सिंह ने सवाल किया तो सैनिक दाई और इशारा करते हुए बोला, ये छोटी सी पहाड़ी है, इसके पार मेरा गांव है। बड़ी खूबसूरत और रमणीक जगह है उस पार। इस पहाड़ी को पार करने के लिए हमें सिर्फ 1-2 मील चलना पड़ेगा। 1 मील की चढ़ाई और 1 मील उस ओर की ढलान। रास्ता बिल्कुल साफ है। अंधेरा घिरने से पहले हम गांव पहुंच जाएंगे। मेरे गांव में हुकुम को कोई तकलीफ नहीं होगी। जुझार सिंह ने प्रश्नसूचक नजरों से समर सिंह की ओर देखा। वह शांत भाव से घोड़े की पीठ पर बैठे थे। उन्हें चुप देख सरदार ने कहा, सैनिक की सलाह बुरी नहीं है हुकुम। रात भी चैन से बीत जाएगी और इस बहाने आप अपनी प्रजा से भी मिल लेंगे। जो लोग आपके दर्शन को तरसते हैं, आपको सामने देख पलके बिछा देंगे। और ऐसा ही हुआ भी। मोहकम सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करके जब समर सिंह अपने साथियों के साथ उसके गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनके आगे सचमुच पलके बिछा दी। छोटा सा पहाड़ी गांव था, राखावास, साधन विहीन। फिर भी वहां के लोगों ने अपने राजा के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हुकुम के आने से मोहकम सिंह को तो जैसे पर लग गए थे। उसने गांव के युवकों को एकत्र करके सूखी मुलायम घास का आरामदेह आसन लगवाया। उस पर सफेद चादर बिछवाई। सरदार के लिए अलग आसन का प्रबंध किया और सैनिकों के लिए अलग। चांदनी रात थी, फिर भी लकड़ियां जलाकर रोशनी की गई। आनन फानन सारा इंतजाम कराने के बाद गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को शिकार ढूंढने और बनाने की जिम्मेदारी सौंप कर मोहकम सिंह घोड़ा दौड़ाता हुआ 3 मील दूर समालखा गांव गया और वहां से वीरन देवल से 4 बोतल संतूरी ले आया। राजस्थान की बेहतरीन शराब जो केवल राजा महाराजाओं के लिए बनाई जाती थी। अदना सा एक सिपाही कितने काम का साबित हो सकता है, यह बात समर सिंह को तब पता चली जब अपने हाथों मारे गए शिकार के जायकेदार गोश्त और संतूरी का लुत्फ लेते हुए उनकी नजर घुंघरू छनका कर मस्त अदाओं के साथ नाचती मौली पर पड़ी। ऐसा रूपलावण्य, ऐसा अछूता सौंदर्य, ऐसा मदमाता यौवन और अंगंग में ऐसी लोच समर सिंह ने पहली बार देखा था। उनके महल तक में नहीं थी ऐसी अनिंद्य सुंदरी। ऊपर से फिजाओं में रंग बिखेरती मौली का सधा हुआ स्वर और एक ही लय में बजते घुंघरुओं की रुंझुन। रही सी कसर मानो की ढोलक की थाप पूरी कर रही थी। घुंघरुओं की रुंझुन और ढोलक की थाप को सुन लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हो।
पूरक थे भी मौली का सधा स्वर, घुंघरुओं की रुंझुन और मानो की ढोलक की थाप ही नहीं, बल्कि वे दोनों भी। यह अलग बात थी कि इस बात को गांव वाले जानते थे, पर समर सिंह और उसके साथी नहीं। मौली और मानो खूब खुश थे। उन्हें यह सोचकर खुशी हो रही थी कि अपने राजा का मनोरंजन कर रहे हैं। इसके लिए उन दोनों ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश भी की, लेकिन उनकी सोच, उनके उत्साह, उनके समर्पण भाव और कला पर पहली बिजली तब गिरी जब शराब के नशे में झूमते राजा समर सिंह ने मौली को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज हमने अपने जीवन में सबसे बड़ा शिकार किया है। हमारी शिकार यात्रा सफल रही। ये रात कभी नहीं भूलेगी। इस तरह मौली का हाथ कभी किसी ने नहीं पकड़ा था, मानो ने भी नहीं। मानो के हाथों का स्पर्श उसे अच्छा लगता था, लेकिन उसने उसके पैरों के अलावा कभी किसी अंग को नहीं छुआ था। मौली के पैरों में भी उसके हाथों का स्पर्श तब होता था जब वह अपने हाथों से उसके पैरों में घुंघरू बांधता था। मौली को राजा द्वारा यूं हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो समर सिंह उसकी कलाई पर दबाव बढ़ाते हुए बोले, आज के बाद तुम सिर्फ हमारे लिए नाचोगी, हमारे महल में। हम मालामाल कर देंगे तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ही नहीं, इस गांव को भी। घुंघरुओं की रुंझुन भी थम चुकी थी और ढोलक की थाप भी। सब लोग विस्मय से राजा की ओर देख रहे थे। कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मानो भी अवाक बैठा था। मौली राजा से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मौली रास्ते की धूल है हुकुम, और धूल उन्हीं रास्तों पर अच्छी लगती है जो उसकी गगनचुंबी उड़ानों के बाद भी उसे अपने सीने में समेट लेते हैं। इस ख्याल को मन से निकाल दीजिए हुकुम। मैं इस काबिल नहीं हूँ। समर सिंह ने लोकलाज की वजह से मौली का हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन उन्हें मौली की यह बात अच्छी नहीं लगी। रात बड़े ऐशो आराम से गुजरी। मोहकम सिंह और गांव वालों ने हुकुम तथा उनके साथियों की खातिरतवज्जो में कोई कसर न उठा रखी थी। सुबह जब सूरज की किरणों ने पहाड़ से उतरकर राखावास की मिट्टी को छुआ तो वहां का कणकण निखर गया। राजा समर सिंह ने उस गांव का प्राकृतिक सौंदर्य देखा तो लगा जैसे स्वर्ग के मुहाने पर बैठे हों। मौली की तरह ही खूबसूरत था उसका गांव। चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा, नीलमणि से जलवाली आधा मील लंबी झील के किनारे स्थित। पहाड़ों से उतरकर आने वाले बरसाती पानी का करिश्मा थी वह झील। रवाना होने से पहले समर सिंह ने मौली के माँ बाप को तलब किया। दोनों हाथ जोड़े आ खड़े हुए तो समर सिंह बोले, तुम्हारी बेटी महल की शोभा बनेगी। उसे लेकर महल आ जाना। हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। मौली को हम महल ले आएंगे हुकुम। मौली के माँ बाप डरते सहमते बोले, नाचना गाना हमारा पेशा है, पर मौली के साथ मानो को भी आपको अपनी शरण में लेना पड़ेगा। उसके बिना तो मौली का पैर तक नहीं उठ सकता। हम समझे नहीं। समर सिंह ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा तो मौली के पिता बोले, मौली और मानो बचपन के साथी हैं। नाचगाना भी दोनों ने साथ साथ सीखा। बहुत प्यार है दोनों में। मौली तभी नाचती है जब मानो खुद अपने हाथों उसके पाँव में घुंघरू बांधकर ढोलक पर थाप देता है। आप लाख साजिंदे बैठा दे, मौली नहीं नाचेगी हुकुम। इस बात को सारा इलाका जानता है, हमारे लिए भी नहीं। समर सिंह ने अपमान का सा घूंट पीते हुए गुस्से में कहा तो मौली के पिता बोले, आपके लिए नाचेगी हुकुम, जरूर नाचेगी, लेकिन उसके साथ मानो का होना जरूरी है। सारा गांव जानता है मौली और मानो दो जिस्म एक जान है। अलग करके सिर्फ दो लाशें रह जाएंगी। उन्हें अलग करना संभव नहीं है। तुम्हारे मुंह से बगावत की बू आ रही है और हमें बागी बिल्कुल पसंद नहीं। समर सिंह गुस्से में बोले, मौली को खुद महल लेकर आते तो हम मालामाल कर देते तुम्हें, लेकिन अब हम खुद उसे साथ लेकर जाएंगे। जाकर तैयार करो उसे। यह हमारा हुक्म है। अच्छा तो किसी को नहीं लगा,
लेकिन राजा की जिद के सामने किसकी चलती? वही हुआ जो समर सिंह चाहते थे। रोती बिलखती मौली को उनके साथ जाने को तैयार कर दिया गया। विदा बेला में मौली ने पहली बार मानू का हाथ थाम कर कहा, मौली तेरी है मानू, तेरी ही रहेगी। राजा इस लाश से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। मानू के होठों से जैसे शब्द रूठ गए थे। वह पलकों में आंसू समेटे चुपचाप देखता रहा। आंसू और भी कई आंखों में थे, लेकिन राजा के भय ने उन्हें पलकों से बाहर नहीं आने दिया। अंतत मौली राखावास से राजा के साथ विदा हो गई। राखावास में देवल, राठौर, नारीबट और नट आदि कई जातियों के लोग रहते थे। मौली और मानू दोनों ही नट जाति के थे। दोनों साथ साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। दोनों के परिवारों का एक ही पेशा था, नाच गाना और भेड़बकरियां पालना। मानू के पिता की झील में डूबने से मौत हो गई थी। घर में मां के अलावा कोई नहीं था। जब यह हादसा हुआ, मानू कुल 9 साल का था। पिता की मौत के बाद मां ने कसम खा ली कि वह अब जिंदगी भर न नाचेगी न गाएगी। घर में 10 से 12 भेड़बकरियों के अलावा आमदनी का कोई साधन नहीं था। भेड़बकरियां मां बेटे का पेट कैसे भरतीं? फलस्वरूप घर में रोटियों के लाले पड़ने लगे। मानू को कई बार जंगली झरबेरियों के बेर खाकर दिन भर भेड़बकरियों के पीछे घूमना पड़ता। मौली बचपन से मानू के साथ रही थी। वह उसका दर्द समझती थी। उसे मालूम था मानू कितना चाहता है उसे। कैसे अपने बदन को जख्मी करके झरबेरियों से कुर्ते की झोली भर भर लाल लाल बेर लाता था उसके लिए, और बकरियों के पीछे भागते दौड़ते उसके पाँव में कांटा भी चुभ जाता था तो कैसे तड़प उठता था वह। खून और दर्द रोकने के लिए उसके गंदे पांवों के घाव पर मुंह तक रखने से परहेज नहीं करता था वह। कोई अमीर परिवार मौली का भी नहीं था। बस जैसे तैसे रोजी रोटी चल रही थी। मौली को जो भी घर में खाने को मिलता उसे वह अकेली कभी नहीं खाती। बहाना बनाकर भेड़बकरियों के पीछे साथ ले जाती। फिर किसी बड़े पत्थर पर बैठकर अपने हाथों से मानू को खिलाती। मानू कभी कहता, मेरे नसीब में भूख लिखी है, मेरे लिए तू क्यों भूखी रहती है? तो मौली उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहती, मेरी आधी भूख तुझे देखकर भाग जाती है और आधी रोटी खाकर। मैं भूखी कहाँ रहती हूँ मानो। इसी तरह भेड़बकरियां चराते, पहाड़ी ढलानों पर उछलकूद मचाते मानू 14 साल का हो गया था और मौली 12 साल की दुनियादारी को थोड़ा बहुत समझने लगे थे दोनों। इस बीच मानू की माँ उसके पिता की मौत के गम को भूल चुकी थी। उसने गांव के ही एक दूसरे आदमी का हाथ थामकर अपनी दुनिया आबाद कर ली थी। सौतेला बाप मानू को भी साथ रखने को तैयार था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मानू और मौली जानते थे नाच गाना उनका खानदानी पेशा है। थोड़ा और बड़ा होने पर उन्हें यही पेशा अपनाना पड़ेगा। उन्हें यह भी मालूम था कि उनके यहाँ जो अच्छे नाचने गाने वाले होते हैं उन्हें राज दरबार में जगह मिल जाती है। ऐसे लोगों को धन धान्य की कमी नहीं रहती। हकीकतों से अनभिज्ञ वे दोनों सोचते, बड़े होकर वे भी कोशिश करेंगे कि उन्हें राज दरबार में जगह मिल जाए। एक दिन बकरियों के पीछे दौड़ते पत्थर से टकराकर मौली का पाँव बुरी तरह घायल हो गया। मानू ने खून बहते देखा तो कलेजा धक से रह गया। उसने झट से अपना कुर्ता उतार कर खून पोंछा, लेकिन खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मानू का पूरा कुर्ता खून से तर हो गया, पर खून नहीं रुका। चोट मौली के पैर में लगी थी, पर दर्द मानू के चेहरे पर झलक रहा था। उसे परेशान देख मौली बोली, कुर्ता खून में रंग दिया, अब पहनेगा क्या? हमेशा की तरह मानू के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर आई। वह खून रोकने का प्रयास करते हुए दुखी स्वर में बोला, कुर्ता तेरे पाँव से कीमती नहीं है। 10 से 5 दिन नंगा रह लूंगा तो मर नहीं जाऊंगा।
काफी कोशिशों के बाद भी खून बंद नहीं हुआ तो मानू मौली को कंधे पर डालकर झील के किनारे ले गया। मौली को पत्थर पर बैठाकर उसने झील के पानी से उसका पैर धोया। आसपास झील का पानी सुर्ख हो गया, पर खून था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ नहीं सूझा तो मानू ने अपने खून सने कुर्ते को पानी में भिगोकर उसे फाड़ा और पट्टियां बदल कर घाव पर रखने लगा। उसकी यह युक्ति कारगर रही। थोड़ी देर में मौली के घाव से खून बहना बंद हो गया। उस दिन मौली को पहली बार पता चला कि मानू उसे कितना चाहता है। मानू मौली का पाँव अपनी गोद में रखे धीरे धीरे उसके घाव को सहला रहा था ताकि दर्द कम हो जाए। तभी मौली ने उसे टोका, खून बंद हो चुका है मानू, दर्द भी कम हो गया। तेरे शरीर पर, धवले, लुंगी पर खून के दाग लगे हैं, नहाकर साफ कर ले। मौली का पैर थामे बैठा मानू कुछ देर शांत भाव से झील को निहारता रहा। फिर उसकी ओर देखकर उद्वेलित स्वर में बोला, झील के इस पानी में तेरा खून मिला है मौली। मैं इस झील में कभी नहीं नहाऊंगा, कभी नहीं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद मानू उसके पैर को सहलाते हुए गंभीर स्वर में बोला, अपने ये पैर जिंदगी भर के लिए मुझे दे दे मौली। मैं इन्हें अपने हाथों से सजाऊंगा, संवारूंगा। मेरा सब कुछ तेरा है मानू। मौली उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, सब कुछ। अपनी चीज को कोई खुद से माता है क्या? पल भर के लिए मानू अवाक रह गया। उसे वही जवाब मिला था जो वह चाहता था। वह मौली की ओर देखकर बोला, मौली, अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं। अब और ज्यादा दिन इस तरह साथ साथ नहीं रह पाएंगे। लोग देखेंगे तो उल्टी सीधी बातें करेंगे, जबकि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे जिंदगी भर साथ न छूटे। ऐसा क्या हो सकता है? मौली ने परेशान से स्वर में पूछा तो मानू सोचते हुए बोला, नाचना गाना हमारा खानदानी पेशा है, न हम वही सीखेंगे। तू नाचेगी गाएगी, मैं ढोलक बजाऊंगा। हम दोनों इस काम में ऐसी महारत हासिल करेंगे कि दो जिस्म एक जान बन जाएं। कोई हमें अलग करने की सोच भी न सके। मौली खुद भी यही चाहती थी। वह मानू की बात सुनकर खुश हो गई। मौली का पाँव ठीक होने में एक पखवाड़ा लगा और मानू को दूसरा कुर्ता मिलने में भी। इस बीच वह पूरे समय नंगा घूमता रहा। आंधी, धूप या बरसात तक की चिंता नहीं की उसने। उसे खुशी थी कि उसका कुर्ता मौली के काम तो आया। मानू के पिता की ढफ घर में सही सलामत रखी थी। कभी उदासी और एकांत के क्षणों में बजाया करता था वह उसे। मौली का पैर ठीक हो गया तो एक दिन मानू उसी ढफ को झाड़ पोंछ कर ले गया जंगल। मौली अपने घर से घुंघरू लेकर आई थी। मानू ने एक विशाल शिला को चुनकर अपना साधना स्थल बनाया और मौली के पैरों में अपने हाथ से घुंघरू बांधे। उसी दिन से मानू की ढफ की ताल पर मौली की नृत्य साधना शुरू हुई, जो अगले 2 सालों तक निर्बाध चलती रही। इस बीच ढफ और ढोलक पर मानू ने नए नए ताल ईजाद किए और मौली ने नृत्य एवं गायन की नई नई कलाएं। अपनी अपनी कलाओं में पारंगत होने के बाद मौली और मानू ने होली के मौके पर गांव वालों के सामने अपनी अपनी कलाओं का पहला प्रदर्शन किया तो लोग हतप्रभ रह गए। उन्होंने इससे पहले न ऐसा ढोलक बजाने वाला देखा था, न ऐसी अनोखी अदाओं के साथ नृत्य करने वाली। कई गांव वालों ने उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी कि मौली और मानू की जोड़ी एक दिन राजदरबार में जाकर इस गांव का मान बढ़ाएगी। समय के साथ मानू और मौली का भेड़बकरियां चराना छूट गया और नृत्य गायन पेशा बन गया। कुछ ही दिनों में इलाके भर में उनकी धूम मच गई। आसपास के गांवों के लोग अब उन दोनों को तीज त्योहार और विवाह शादियों के अवसर पर बुलाने लगे। इसके बदले उन्हें धन धान्य भी काफी मिल जाता। मानू ने अपनी कमाई के पैसे जोड़कर सबसे पहले मौली के लिए चांदी के घुंघरू बनवाए। वह घुंघरू मौली को सौंपते हुए बोला, ये मेरे प्यार की पहली निशानी है।
इन्हें संभाल कर रखना। लोग घुंघरुओं को नाचने वाली के पैरों की जंजीर कहते हैं, लेकिन मेरे विचार से किसी नृत्यांगना के लिए इससे बढ़िया कोई तोहफा नहीं हो सकता। तुम इन्हें जंजीर मत समझना। इन घुंघरुओं को तुम्हारे पैरों में बांधूंगा भी मैं और खोलूंगा भी मैं। मौली को मानू की बात भी अच्छी लगी और तोहफा भी उस दिन के बाद से वही हुआ जो मानू ने कहा था। मौली को जहां भी नृत्यकला का प्रदर्शन करना होता, मानू खुद उसके पैरों में घुंघरू बांधकर ढोलक पर ताल देता। ताल के साथ ही मौली के पैर थिरकने लगते। जब तक मौली नाचती, मानू की निगाह उसके पैरों पर ही जमी रहती। प्रदर्शन के बाद वही अपने हाथों से मौली के पैरों के घुंघरू खोलता। प्यार क्या होता है यह न मौली जानती थी न मानू। वे तो केवल इतना जानते थे कि दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। मौली और मानू अपने प्यार की परिभाषा भले ही न जानते रहे हों, पर गांव वाले उनके अगाध प्रेम को देख जरूर जान गए थे कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें उनके इस प्यार पर नाज भी था। किसी ने उनके प्यार में बाधा बनने की कोशिश भी नहीं की, मौली के माता पिता तक ने नहीं। एक बार एक पहुंचे हुए साधु घूमते घामते राखावास आए तो गांव के कुछ युवक युवतियां उनसे अपना अपना भविष्य पूछने लगे। उनमें मौली भी शामिल थी। साधु बाबा उसके हाथ की लकीरें देखते ही बोले, तेरी किस्मत में राजयोग लिखा है। किसी राजा की चहेती बनेगी तू। मौली ने कभी कल्पना भी नहीं की थी मानू से बिछड़ने की। उसके लिए वह राजयोग तो क्या, सारी दुनिया को ठोकर मार सकती थी। उसने हड़बड़ा कर पूछा, मेरी किस्मत में राजयोग लिखा है तो मानू का क्या होगा बाबा? वह तो मेरे बिना। साधु बाबा पल भर आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर आंखें खोलकर सामने की झील की ओर निहारते हुए बोले, वह इस झील में डूब कर मरेगा। मौली सन्न रह गई। लगा जैसे धरती आकाश एक साथ हिल रहे हों। न चाहते हुए भी उसके मुंह से चीख निकल गई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे मानू से कोई अलग नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर साधु बाबा ठहाका लगाकर हंसे। थोड़ी देर हंसने के बाद शांत स्वर में बोले, होनी को कौन टाल सकता है बालिके। बाबा अपनी राह चले गए। मौली को लगा जैसे उसके सीने पर सैकड़ों मन वजन का पत्थर रख गए हों। यह बात सोच सोच कर वह पागल हुई जा रही थी कि बाबा की भविष्यवाणी सच निकली तो क्या होगा। उस दिन जब मानू मिला तो मौली उसे खींचते हुए झील किनारे ले गई और उसका हाथ अपने सिर पर रख कर बोली, मेरी कसम खा मानू, तू आज के बाद जिंदगी भर कभी इस झील में कदम तक नहीं रखेगा। मानू को मौली की यह बात बड़ी अजीब लगी। वह उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, यह कसम तो मैंने उसी दिन खा ली थी जब तेरा खून इस झील के पानी में मिल गया था। फिर भी तू कहती है तो एक बार फिर कसम खा लेता हूँ। पर बात क्या है? इतनी घराई क्यों है? मानू के कसम खा लेने के बाद मौली ने बाबा की बात उसे बताई तो मानू हंसते हुए बोला, तू इतना डरती क्यों है? जब मैं झील के पानी में कभी उतरूंगा ही नहीं तो डूबूंगा कैसे? कोई जरूरी तो नहीं कि बाबा की भविष्यवाणी सच ही हो। साधु की भविष्यवाणी को सालों बीत चुके थे। इस बीच मौली 17 साल की हो गई थी और मानू 19 का। दोनों ही बाबा की बात भूल चुके थे और तभी शिकार से लौटते राजा समर सिंह राखावास में रुके थे। समर सिंह मौली को अपने साथ क्या ले गए। राखावास के प्राकृतिक दृश्यों की शोभा चली गई, गांव वालों का अभिमान चला गया और मानू की जान। पागल सा हो गया मानू। बस झील किनारे बैठा उस राह को निहारता रहता जिस राह राजा के साथ मौली गई थी। खाने पीने का होश ही नहीं था उसे। लगता जैसे राजा उसकी जान निकाल ले गया हो। बात तब की है जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का पराभव हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम पूरे देश में फहराने के प्रयास किए जा रहे थे।
देश के कितने ही राजवाड़े विलायती झंडे के नीचे आ चुके थे और कितने भरपूर संघर्षों के बाद भी आने को मजबूर थे। उन्हीं दिनों अरावली पर्वतमाला की घाटियों में बसी एक छोटी सी रियासत थी चंदनगढ़। इस रियासत के राजा समर सिंह थे तो अंग्रेज विरोधी, पर शक्तिहीनता की वजह से उन्हें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले आना पड़ा था। अंग्रेजों का उन पर इतना प्रभाव था कि उन्हें अपने घोड़े गोरा का नाम बदलकर गोरू करना पड़ा था। समर सिंह उन राजाओं में थे जो रासरंग में डूबे रहने के कारण राजकाज और प्रजा का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते थे। राजा समर सिंह को दो ही शौक थे, पहला शिकार का और दूसरा नाच गाने मौज मस्ती का। मौली को भी उन्होंने इसी उद्देश्य से चुना था, लेकिन यह उनकी भूल थी। वह नहीं जानते थे कि मौली दौलत की नहीं, प्यार की दीवानी है। राजा समर सिंह मौली के रूपलावण्य, मदमाते यौवन और उसकी नृत्यकला से प्रभावित होकर उसे साथ जरूर ले आए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं था कि यह सौदा उन्हें सस्ता नहीं पड़ेगा। राजमहल में पहुंचकर मौली का रंग ही बदल गया। राजा ने उसकी सेवा के लिए दासियां भेजी, नए नए वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन भेजे, लेकिन मौली ने किसी भी चीज की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। वह जिंदा लाश सी शांत बैठी रही, किसी से बोली तक नहीं, मानो गूंगी हो गई हो। दासियों ने समझाया, परदायितों ने मनुहार की, पर कोई फायदा नहीं। राजा समर सिंह को पता चला तो स्वयं मौली के पास पहुंचे। उन्होंने उसे पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, फिर भी मौली कुछ नहीं बोली तो राजा गुस्से में बोले, तुम्हें महल लाकर हमने जो इज्जत बख्शी है वह किसी को नहीं मिलती, और एक तुम हो जो इस सब को ठोकर मारने पर तुली हो, यह जानते हुए भी कि अब तुम्हारी लाश भी राखावास नहीं लौट सकती। हाँ, तुम अगर चाहो तो हम तुम्हारे वजन के बराबर धन दौलत तुम्हारे माता पिता को भेज सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें हर हाल में हमारी बनकर हमारे लिए जीना होगा। मौली को मौत का डर नहीं था। डर था तो मानो का वह जानती थी, मानो उसके विरह में सिर पटक तक कर जान दे देगा। उसे यह भी मालूम था कि उसकी वापसी संभव नहीं है। काफी सोच विचार के बाद उसने राजा समर सिंह के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप चाहते हैं कि मौली आपके महल की शोभा बनकर रहे तो इसके लिए पहाड़ों के बीच वाली उसी झील के किनारे महल बनवा दीजिए जिसके उस पार मेरा गांव है। अपने इस प्रस्ताव में मौली ने दो शर्तें भी जोड़ी। एक यह कि जब तक महल बनकर तैयार नहीं हो जाता राजा उसे छुएंगे तक नहीं, और दूसरी यह कि महल में एक ऐसा परकोटा बनवाया जाएगा जहां वह हर रोज अपनी चुनरी लहराकर मानो को बता सके कि वह जिंदा है, मानो उसी के सहारे जीता रहेगा। मौली मानो को जान से ज्यादा चाहती है, यह बात समर सिंह को अच्छी नहीं लगी थी। कहाँ एक नंगा भूखा लड़का और कहाँ राजमहल के सुख, लेकिन उसकी जिद के आगे वह कर भी क्या सकते थे। कुछ करते तो मौली जान दे देती। मजबूर होकर उन्होंने उसकी शर्तें स्वीकार कर ली। राखावास के ठीक सामने झील के उस पार वाली पहाड़ी पर राजा ने महल बनवाना शुरू किया। बुनियाद कुछ इस तरह रखी गई कि झील का पानी महल की दीवार छूता रहे। झील के 3 और बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी। चौथी ओर वाली छोटी पहाड़ी की ढलान पर राखावास था। महल से राखावास या राखावास से महल तक आधा मील लंबी झील को पार किए बिना किसी तरह जाना संभव नहीं था। उन दिनों आज की तरह न साधन सुविधाएं थी, न मार्ग। ऐसी स्थिति में चंदनगढ़ से 10 मील दूर पहाड़ों के बीच महल बनने में समय लगना स्वाभाविक ही था। मौली इस बात को समझती थी कि यह काम 1 साल से पहले पूरा नहीं हो पाएगा और इस 1 साल में मानो उसके बिना सिर पटक तक कर जान दे देगा। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, राजा ने उसकी सारी शर्तें पहले ही मान ली थी। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। मोहब्बत कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा कर ही रहती है।
मौली के जाने के बाद मानू सचमुच पागल हो गया था। उसका वही पागलपन उसे चंदनगढ़ खींच ले गया। मौली के घुंघरू जेब में डाले वह भूखा प्यासा फटेहाल महीनों तक चंदनगढ़ की गलियों में घूमता रहा। जब भी उसे मौली की याद आती, जेब से घुंघरू निकालकर आंखों से लगाता और जार-जार रोने लगता। लोग उसे पागल समझकर उसका दर्द पूछते तो उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, मौली। मानो चंदनगढ़ आ चुका है। मौली भी इस तथ्य से अनभिज्ञ थी और समर सिंह भी। उधर मानू ने राजमहल की दीवारों से लाख सिर टकराया, पर वह मौली की एक झलक नहीं देख सका। महीनों यूं ही गुजर गए। राजा समर सिंह जिस लड़की को राजंतकी बनाने के लिए राखावास से चंदनगढ़ लाए हैं, उसका नाम मौली है, यह बात किसी को मालूम नहीं थी। राजा स्वयं उसे मालेश्वरी कहकर पुकारते थे। दास-दासियां और परदायतें तक उसे मालेश्वरी ही कहती थी। राजा ने मौली के लिए अपने महल के एक एकांत कक्ष में रहने की व्यवस्था की थी, जहां उसे रानियों जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। उसकी सेवा में कई दासियां रहती थी। एक दिन उन्हीं में से एक दासी ने बताया, नगर में एक दीवाना मौली मौली पुकारता घूमता है। पता नहीं कौन है मौली, उसकी माँ, बहन या प्रेमिका। बेचारा पागल हो गया है उसके गम में। न खाने की सुध, न कपड़ों की। एक दिन महल के द्वार तक चला आया था, पहरेदारों ने धक्के देकर भगा दिया। कहता था, इन्हीं दीवारों में कैद है मेरी मौली। मौली ने सुना तो कलेजा धक से रह गया, प्राण गले में अटक गए। लगा जैसे बेहोश होकर गिर पड़ेगी। वह संज्ञा शून्य सी पलंग पर बैठकर शून्य में ताकने लगी। दासी ने उसकी ऐसी स्थिति देखकर पूछा, क्या बात है, आप मेरी बात सुनकर परेशान क्यों हो गई? आपको क्या होगा, कोई दीवाना? मैंने तो जो सुना था आपको यूं ही बता दिया। मौली ने अपने आप को लाख संभालना चाहा, लेकिन आंसू पलकों तक आ ही गए। दासी पल भर में समझ गई, जरूर कोई बात है। उसने मौली को कुरेदना शुरू किया तो वह न चाहते हुए भी उससे दिल का हाल कह बैठी। दासी सहृदय थी। मौली और मानू की प्रेम कहानी सुनने और उनके जुदा होने की बात सुन उसका हृदय पसीज उठा। मौली ने उससे निवेदन किया कि वह किसी तरह मानू तक यह संदेश पहुंचा दे कि वह उससे मिले बिना न मरेगी, न नाचेगी। वह वक्त का इंतजार करे, एक न एक दिन उनका मिलन होगा जरूर। जब तक मिलन नहीं होता तब तक वह अपने आप को संभाले। प्यार में पागल बनने से कुछ नहीं मिलेगा। दासी ने जैसे तैसे मौली का संदेश मानू तक पहुंचाया भी, लेकिन उस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज अधिकारी को चंदनगढ़ आना था। राजा समर सिंह ने अधिकारी को खुश करने के लिए उसकी खातिर का पूरा इंतजाम किया। महल को विशेष रूप से सजाया गया। नाच गाने का भी प्रबंध किया गया। राजा समर सिंह चाहते थे कि मौली अपनी नृत्यकला से अंग्रेज रेजिडेंट का दिल जीते। उन्होंने इसके लिए मौली से मानवनुहार की तो उसने शर्त बता दी, मानो नगर में मौजूद है, उसे बुलाना पड़ेगा। वह आकर मेरे पैरों में घुंघरू बांध देगा तो मैं नाचूंगी। समर सिंह जानते थे कि जो बात मौली की नृत्यकला में है, वह किसी दूसरी नर्तकी में नहीं, अंग्रेज रेजिडेंट को खुश करने की बात थी। राजा ने मौली की शर्त स्वीकार कर ली। मानो को ढूंढवाया गया, उसका हुलिया बदला गया। अगले दिन जब रेजिडेंट आया तो पूरी तैयारी के बाद मौली को सभा में लाया गया। सभा में मौजूद सब लोगों की निगाहें मौली पर जमी थी और उसकी निगाहें उन सब से अनभिज्ञ मानो को खोज रही थी। मानो सभा में आया तो उसे देख मौली की आंखें बरस पड़ी। मन हुआ आगे बढ़कर उससे लिपट जाए, लेकिन चाहकर भी वह ऐसा नहीं कर सकी। करती तो दोनों के प्राण संकट में पड़ जाते। उसने लोगों की नजर बचाकर आंसू पोंछ लिए। आंसू मानो की आंखों में भी थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया।
खुद को संभाल कर वह ढोलक के साथ अपने लिए नियत स्थान पर जा बैठा। मौली धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंची तो मानू थोड़ी देर अपलक उसके पैरों को निहारता रहा। फिर उसने जेब से घुंघरू निकालकर माथे से लगाए और मौली के पैरों में बांध दिए। इस बीच मौली उसे ही निहारती रही। घुंघरू बांधते वक्त मानू के आंसू पैरों पर गिरे तो मौली की तंद्रा टूटी। मानू के दर्द का एहसास कर उसके दिल से आह भी निकली, पर उसने उसे जैसे तैसे जज्ब कर लिया। इधर ढोलक पर मानू की थाप पड़ी और उधर मौली के पैर थिरके। पल भर में समा बंध गया। मौली उस दिन ऐसा नाची जैसे वह उसका अंतिम नाच हो। लोगों के दिल धड़क धड़क उठे। अंग्रेज रेजिडेंट बहुत खुश हुआ। उसने नृत्य, गायन और वादन का ऐसा अनूठा समन्वय पहली बार देखा था। राजा समर सिंह का जो मकसद था पूरा हुआ। महफिल समाप्त हुई तो मौली ने मानू से हमेशा की तरह घुंघरू खोलवाने चाहे, लेकिन राजा ने इसकी इजाजत नहीं दी। अंग्रेज अधिकारी वापस चला गया तो मानू को महल के बाहर कर दिया गया। मौली अपने कक्ष में चली गई। उसने कसम खा ली कि उसके पैरों से घुंघरू खुलेंगे तो मानू के हाथ से ही झील वाला महल तैयार होने में 1 साल लगा। छोटे से इस महल में राजा समर सिंह ने मौली के लिए सारी सुविधाएं जुटाई थी। मौली की इच्छानुसार एक परकोटा भी बनवाया गया था, जहां खड़ी होकर वह झील के उस पार स्थित अपने गांव को निहार सके। राजा समर सिंह जानते थे कि मौली और मानू एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। प्यार में वे दोनों किसी भी हद तक जा सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखकर राजा समर सिंह ने महल से 100 गज दूर झील के पानी में एक ऐसी अदृश्य दीवार बनवाई जिसके आर पार पानी तो जा सके लेकिन जीवों का आना जाना संभव न हो। दीवार के इस पार उन्होंने पानी में 2 मगरमच्छ छुड़वा दिए। यह सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि मानू झील में तैरकर इस पार न आ सके, आए तो मगरमच्छों का शिकार हो जाए। पूरी तैयारी हो गई तो मौली को झील किनारे नवनिर्मित महल में भेज दिया गया। जिस दिन मौली को महल में ले जाया गया उस दिन महल को खूब सजाया गया था। राजा समर सिंह की उस दिन वर्ष भर पुरानी आरजू पूरी होनी थी। वादे के अनुसार मौली ने राजा के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया। उस दिन उसने अपना श्रृंगार खुद किया था। बेहद खूबसूरत लग रही थी वह। समर सिंह की बाहों में सिमटते हुए उसने सिर्फ इतना कहा था, आज से मेरा तन आपका है पर मन को आप कभी छू नहीं पाएंगे। मन पर मानू का ही अधिकार रहेगा। राजा को मौली के मन से क्या लेना देना था। उनकी जिद भी पूरी हो गई और हवस भी। उस दिन के बाद मौली स्थायी रूप से उसी महल में रहने लगी। सेवा में दास दासियां और सुरक्षा के लिए पहरेदार सैनिकों की व्यवस्था थी ही। महीने में 6 से 7 दिन मौली के साथ गुजारने के लिए राजा समर सिंह झील वाले महल में आते रहते थे। वहीं रहकर वह पास वाले जंगल में शिकार भी खेलते थे। मौली का रोज का नियम था, हर शाम वह महल के परकोटे पर खड़े होकर अपनी वही चुनरी हवा में लहराती जो गांव से ओढ़ कर आई थी। मानो को मालूम था कि मौली झील वाले महल में आ चुकी है। वह हर रोज झील के किनारे बैठा मौली की चुनरी को देखा करता। इससे उसके मन को काफी तसल्ली मिलती। कई बार उसका दिल करता भी कि वह झील को पार करके मौली के पास जा पहुंचे, लेकिन मौली की कसम उसके पैर बांध देती थी। देखते देखते 1 साल और गुजर गया। मौली को गांव छोड़े 2 साल होने को थे। तभी एक दिन राजा समर सिंह को अंग्रेज रेजिडेंट का संदेश मिला कि वह उनकी रियासत के मुआयने पर आ रहे हैं और उसी नर्तकी का नृत्य देखना चाहते हैं जो पिछली यात्रा में उनके सामने पेश की गई थी। राजा समर सिंह ने जब यह बात मौली को बताई तो उसने अपनी शर्त रखते हुए कहा, यह तभी संभव है जब मानो मेरे साथ हो, उसके बिना नृत्य का कोई भी आयोजन मेरे बूते में नहीं है। समर सिंह ने मौली को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी।
अंग्रेज रेजिडेंट को खुश करने की बात थी। फलस्वरूप राजा समर सिंह को झुकना पड़ा। मौली ने राजा से कहा कि वह चंदनगढ़ जाने के बजाय उसी महल में नृत्य करेगी और मानू को भी वहीं बुलाना होगा। राजा समर सिंह नहीं चाहते थे कि मानू किसी भी रूप में मौली के सामने आए, जबकि अंग्रेज रेजिडेंट को खुश करना भी उनकी मजबूरी थी। सोच विचार कर राजा ने झील में बनी अदृश्य दीवार पर ठीक महल के परकोट के सामने पत्थरों का एक बड़ा सा गोल चबूतरा बनवाकर उस पर प्रकाश स्तंभ स्थापित कराया। इस चबूतरे और महल के बीच ही वह कुंड था जिसमें मगरमच्छ रहते थे। मगरमच्छों का भोजन चूंकि उसी कुंड में डाला जाता था, अतः वे वहीं मंडराते रहते थे। महल के परकोटे से 2 मजबूत रस्सियां इस प्रकार प्रकाश स्तंभ में बांधी गई कि आदमी एक रस्सी के द्वारा स्तंभ तक जा सके और दूसरी से आ सके। अंग्रेज रेजिडेंट के आने का दिन तय हो चुका था। उसी हिसाब से राजा ने झील वाले महल में मेहमानवाजी की तैयारियां कराईं। जिस दिन रेजिडेंट को आना था उस दिन 2 सैनिक इस आदेश के साथ राखावास भेजे गए कि वे झील के रास्ते मानू को प्रकाश स्तंभ तक भेजेंगे। मौली ने मानू को झील में न उतरने की कसम दे रखी थी। यह बात समर सिंह नहीं जानते थे। तयशुदा दिन जब अंग्रेज रेजिडेंट चंदनगढ़ पहुंचा, राजा समर सिंह यह कहकर उसे झील वाले महल में ले गए कि उन्होंने इस बार उनके मनोरंजन की व्यवस्था प्रकृति की गोद में की है। राजा का झील वाला महल अंग्रेज रेजिडेंट को खूब पसंद आया। मौली भी उस दिन खूब खुश थी। मानू से मिलने की खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। उसे क्या मालूम था कि मानू को उसके सामने झील वाले रास्ते से लाया जाएगा और वह ठीक से उसकी सूरत भी नहीं देख पाएगी। जब सारी तैयारियां हो गई और अंग्रेज रेजिडेंट भी आ गया तो महल के परकोटे से मौली की चुनरी से राखावास की ओर मौजूद सैनिकों को इशारा किया गया। सैनिकों ने मानू से झील के रास्ते प्रकाश स्तंभ तक तैर कर जाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया कि वह मौली की कसम नहीं तोड़ सकता। इस पर सैनिकों ने उससे झूठ बोला कि मौली ने अपनी कसम तोड़ दी है, वही अपनी चुनरी लहराकर उसे बुला रही है। मानू ने महल के परकोटे पर चुनरी लहराते देखी तो उसे सैनिकों की बात सच लगी। उसने बिना सोचे समझे मौली के नाम पर झील में छलांग लगा दी। जिस समय मानू झील को पार कर प्रकाश स्तंभ तक पहुंचा, तब तक राजा समर सिंह का एक कारिंदा ढोलक लेकर रस्सी के सहारे वहां जा पहुंचा था। उसी ने मानू को बताया कि महल और प्रकाश स्तंभ के बीच मगरमच्छ है। उसे उसी स्थान पर बैठकर ढोलक बजानी होगी और मौली उसी धुन पर परकोटे पर नाचेगी। कारिंदा राजा का हुक्म सुनाकर दूसरी रस्सी के सहारे वापस लौट आया। मौली को जब राजा की इस चाल का पता चला तो वह मन ही मन खूब कुढ़ी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज वह अंतिम बार राजा की महफिल में नाचेगी और नाचते नाचते ही हमेशा हमेशा के लिए अपने मानू से जा मिलेगी। राजा की महफिल छत पर सजी थी। प्रकाश स्तंभ और महल की छत पर विशेष प्रकाश व्यवस्था कराई गई थी। जब अंधेरा घिर आया और चारों ओर निस्तब्धता छा गई तो मौली को महफिल में बुलाया गया। उस समय उसके चेहरे पर अनोखा तेज था। सजी धजी मौली घुंघरू खनकाती महफिल में पहुंची तो लोगों के दिल धड़क उठे। मौली ने परकोटे पर खड़े होकर श्वेत ज्योत्सना में नहाई झील को देखा। प्रकाश स्तंभ के पास सिकुड़े सिमटे बैठे मानू को देखा और फिर आकाश के माथे पर टिकुली की तरह चमकते चांद को निहारते हुए बुदबुदाई, हे मालिक, तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा पर आज मांगती हूँ। इस नाचीज को एक बार, सिर्फ एक बार उसके प्यार के गले जरूर लग जाने देना। मन की मुराद मांग कर मौली ने एक बार जोर से पुकारा, मानो। मौली की आवाज के साथ ही मानो के हाथ ढोलक पर चलने लगे। ढोलक की आवाज वादियों में गूंजने लगी और उसके साथ ही मौली के पैरों के घुंघरू भी पल भर में समा बंध गया। सभा में मौजूद लोग दिल थामे मौली की कला का आनंद लेने लगे। अभी महफिल जमे ज्यादा देर नहीं हुई थी।
मौली का पहला नृत्य पूरा होने वाला था। लोग वाह वाह कर रहे थे। तभी मौली तेजी से पीछे पलटी और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही मानो का नाम लेकर चीखते हुए परकोटे से प्रकाश स्तंभ तक जाने वाले रस्से को पकड़कर झूल गई। मौली का यह दुस्साहसिक रूप देख पूरी सभा सन्न रह गई। महल के परकोटे से प्रकाश स्तंभ तक आने जाने वाले कारिंदे रस्सों में विशेष प्रकार के कुंडे में बंधा झूला डालकर आते जाते थे। काम के बाद कुंडे और झूला निकाल कर रख दिए जाते थे। मौली चूंकि रस्से को यूं ही पकड़कर झूल गई थी और रस्सा नीचे की ओर आ गया था। फलस्वरूप रस्से की रगड़ से उसके हाथ बुरी तरह घायल हो गए थे। वह ज्यादा देर अपने आप को संभाल नहीं पाई और झटके के साथ कुंड में जा गिरी। हतप्रभ मानो यह दृश्य देख रहा था। मौली के गिरने से छपाक की आवाज उभी तो मानो ने भी कुंड में छलांग लगा दी। अंग्रेज रेजिडेंट राजा और उसकी महफिल इस भयावह दृश्य को देखती रह गई। कुछ देर मानो और मौली पानी में डूबते उतराते दिखाई दिए भी, लेकिन थोड़ी ही देर में वे आंखों से ओझल हो गए हमेशा के लिए। दोनों ही मगरमच्छों का शिकार बन चुके थे।